नमस्ते। वेलकम टू इनसाइड भारत, भारत की पहचान और विविधता में गहरी उतरन। आज हम बात करेंगे पंजाब की, वो धरती जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। एक ऐसी जगह जो अपनी दिलेरी, अपनी खुशहाली और अपनी क्या कहें जिंदा दिल संस्कृति के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। बिल्कुल। पंजाब सिर्फ एक मतलब भौगोलिक या राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक धड़कता हुआ दिल रहा है हमेशा से। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज के आधुनिक भारत तक पंजाब ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं और हर बार एक नई ताकत के साथ उभरा है। तो आज चलिए पंजाब की इसी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं, है ना। इसकी जमीन से लेकर इसके गौरवशाली इतिहास, इसके लोगों और उनकी संस्कृति, आज की अर्थव्यवस्था और हाँ, भविष्य की राह पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले नाम की ही बात करते हैं। पंजाब, ये फारसी भाषा से आया है शब्द, सही कहा। पंज यानी 5 और आब यानी पानी, 5 नदियों की धरती। हाँ जी, बिल्कुल। ये नाम दरअसल मुगल काल में ज्यादा प्रचलित हुआ और मूल 5 नदियां थीं सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम। हालांकि 1947 के बंटवारे के बाद अब भारतीय पंजाब में मुख्य रूप से सतलुज, ब्यास और रावी ही बहती है। अच्छा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी जिक्र है, इसे पंचनद कहा गया है या फिर सिंधु नदी के पूरे क्षेत्र को सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि भी कहा गया है। और इसकी भारत में स्थिति, लोकेशन? उत्तर पश्चिम में है, पाकिस्तान के साथ सटी हुई सीमा। ये जगह तो हमेशा से मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। बिल्कुल। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान लगते हैं। और चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। हाँ, ये तो है। और यही भौगोलिक स्थिति ही इसे ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का एक तरह से प्रवेश द्वार बनाती रही है, जिसका असर इसके इतिहास और संस्कृति पर बहुत गहरा पड़ा है। और जमीन सुना है बेहद उपजाऊ है, तभी तो इसे भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही। ज्यादातर इलाका समतल मैदानी है, जो विशाल सिंधु गंगा के मैदान का ही हिस्सा है। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, उसने इसे खेती के लिए जैसे स्वर्ग बना दिया है। अच्छा। हाँ, उत्तर में शिवालिक की कुछ निचली पहाड़ियां जरूर छूती हैं, पर ज्यादातर मैदान ही हैं। और इसी उपजाऊ जमीन और समतल भूभाग ने यहाँ नहरों से सिंचाई और मशीनीकृत खेती को काफी आसान बनाया, जिसने आगे चलकर आप जानते हैं हरित क्रांति की नींव रखी। इस मैदान पर मौसम का मिजाज कैसा रहता है? सुना है गर्मी और सर्दी मतलब दोनों अपने चरम पर होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ महाद्वीपीय जलवायु है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जिसे कहते हैं। गर्मियाँ यानी अप्रैल से जून बहुत गर्म और शुष्क होती हैं। तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस पार कर जाता है और वो गर्म हवा लू चलती है। उफ, 45 डिग्री। जी। फिर जुलाई से सितंबर मॉनसून बारिश लाता है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। और सर्दियां नवंबर से फरवरी तक काफी ठंडी होती हैं। तापमान कई बार 0 के पास पहुंच जाता है और घना कोहरा भी बहुत आम है। अच्छा, अब इतिहास की बात करते हैं। पंजाब का इतिहास तो भारत के इतिहास जितना ही पुराना लगता, सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ाव है इसका। हाँ, बिल्कुल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण स्थल इसी व्यापक क्षेत्र में थे। हालांकि अब वो पाकिस्तान में है। ऋग्वेद में भी इस क्षेत्र का सप्त सिंधु के रूप में जिक्र मिलता है। फिर मौर्य, यूनानी शासक आए, कुषाण, गुप्त साम्राज्य, इन सभी ने यहाँ शासन किया। और मध्यकाल में क्योंकि ये भारत का प्रवेश द्वार था, इसे लगातार बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। चाहे वो अरब हों, तुर्क हों या मंगोल, सब यहीं से आए। लेकिन आज के पंजाब की पहचान में मुझे लगता है सिख इतिहास का योगदान शायद सबसे गहरा है। गुरु नानक देव जी से लेकर 10 गुरुओं तक का जो सफर है। निश्चित रूप से 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के साथ सिख पंथ का उदय हुआ। ये एक आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। और फिर 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जिसने सिखों को एक संगठित और आप कह सकती हैं जुझारू समुदाय संत सिपाही के रूप में ढाला। और फिर महाराजा रंजीत सिंह का दौर, जिसे सिख साम्राज्य का सुनहरा युग कहते हैं, उन्होंने बिखरे हुए पंजाब को एक किया था, है ना? बिल्कुल। 19वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने एक शक्तिशाली और धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य स्थापित किया,
जो सतलुज से लेकर खैबर दर्रे तक फैला हुआ था। वाह। उनके शासन में शांति और व्यवस्था कायम हुई। इसी दौर में हरि सिंह नलवा जैसे महान सेनापति भी हुए। लेकिन ये स्वर्णिम दौर ज्यादा लंबा नहीं चला शायद, फिर अंग्रेज आ गए। हाँ, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद थोड़ी अंदरूनी कलह बढ़ी और फिर 2 एंग्लो सिख युद्ध हुए। उसके बाद 1849 में पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। बाद में पंजाबी और खासकर सिख ब्रिटिश भारतीय सेना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बने। और आजादी की लड़ाई, जलियांवाला बाग का नाम सुनते ही तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 का वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक काला अध्याय था और एक निर्णायक मोड़ भी। पंजाब ने लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी कहते हैं, शहीद भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, करतार सिंह सराभा ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी दिए। गदर आंदोलन की जड़ें भी यहीं थीं। ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी के संघर्ष में शहीद होने वालों में एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाबियों का था, शायद 80% तक। 80%? बहुत बड़ा बलिदान है ये तो। फिर आया 1947 का बंटवारा, पंजाब के लिए शायद सबसे दर्दनाक अध्याय। बेहद दर्दनाक। पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी पंजाब भारत में और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा और रक्त रंजित विस्थापन हुआ। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। ये एक ऐसा घाव है जो शायद आज भी पूरी तरह भरा नहीं है। और आज का जो पंजाब राज्य हम देखते हैं, उसका स्वरूप कैसे बना, ये भी तो कई चरणों में हुआ ना। हाँ, बंटवारे के बाद पूर्वी पंजाब की कुछ रियासतों को मिलाकर पेप्सू नाम का एक राज्य बना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। अच्छा, पेप्सू। जी। फिर 1956 में पेप्सू का पंजाब में विलय हो गया। फिर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी, जिसे पंजाबी सूबा आंदोलन कहते हैं। और उसके बाद 1966 में पंजाब का एक बार फिर बंटवारा हुआ। फिर से बंटवारा? हाँ, हिंदी भाषी इलाके अलग होकर हरियाणा राज्य बने और कुछ पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश में चले गए। इस तरह आज का पंजाबी भाषी सिख बहुल राज्य अस्तित्व में आया, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, जो हरियाणा के साथ साझा है। समझ गया। इसके बाद का दौर भी 80s और 90s का दशक काफी मुश्किलों भरा रहा। अलग खालिस्तान राज्य की मांग उठी, जिसके कारण हिंसा और अस्थिरता का माहौल बना। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और फिर सिख विरोधी दंगे, ये सब इसी दौर के बहुत दुखद अध्याय हैं। हाँ, बहुत संवेदनशील दौर था वो। जी। हालांकि धीरे धीरे राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल हुई। इस पर बात करते हुए निष्पक्ष रहना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं पंजाब के लोगों और उनकी रंगीन जिंदा दिल संस्कृति की। आबादी कितनी है यहाँ की अभी? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार तो करीब 3.25 करोड़ थी। अब 2024 में अनुमान है कि 3.25 करोड़ के आसपास होगी। जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, करीब 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात जरूर एक चिंता का विषय रहा है। 895 के करीब था, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। हालांकि इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। साक्षरता दर करीब 76% है। का एकमात्र सिख बहुल राज्य है जी। ये बात इसे बहुत खास बनाती है। हाँ, बिल्कुल। लगभग 58% आबादी सिख धर्म को मानती है, करीब 39% हिंदू है और बाकी में मुस्लिम, ईसाई, जैन आदि समुदाय शामिल हैं। अच्छा, 58% सिख? जी। अमृतसर में स्थित श्री हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, वो सिखों का सबसे पवित्र स्थल है और दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो पंजाब में हिंदू और सिख समुदायों के बीच बहुत गहरे सामाजिक और पारिवारिक संबंध रहे हैं। हाँ, ये तो है। भाषा तो जाहिर है पंजाबी होगी। पंजाबी, जो गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, यहाँ की आधिकारिक भाषा है और ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। इसके कई क्षेत्रीय रूप भी हैं, जाहिर है। हिंदी और अंग्रेजी भी शहरों और शिक्षा में खूब चलती हैं, समझी जाती हैं। हाँ, एक बात और, पाकिस्तान वाले पंजाब में भी पंजाबी जरूर बोली जाती है, पर वो शाहमुखी लिपि में लिखी जाती है, जो फारसी अरबी लिपि का एक रूप है। अच्छा, लिपि अलग है। ओके। पंजाब और त्योहार, लोहड़ी की आग और बैसाखी का ढोल तो पूरे देश में गूंजता है। इनके बिना तो बात ही अधूरी है। बिल्कुल। त्योहार पंजाब की जान है। बैसाखी, जो फसल कटाई, नए साल और खालसा पंथ स्थापना दिवस का प्रतीक है।
लोहड़ी, जो सर्दियों के अंत का जश्न है, अलाव जलाते हैं। गुरु पर्व यानी सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व, और शहीदी दिवस जो बड़ी श्रद्धा से मनाए जाते हैं। दिवाली, जिसे सिख बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बंदी छोड़ दिवस, हाँ। जी। होला महल्ला, जो आनंदपुर साहिब में वीरता और मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन है। माघी, तीज, बसंत पंचमी, हर त्योहार पूरे जोश, सामुदायिक भावना और हाँ, मिलजुल कर खाने पीने के साथ मनाया जाता है। कला और शिल्प में फुलकारी का नाम सबसे पहले आता है ना। वो रंगीन धागों वाली कढ़ाई कितनी सुंदर लगती है। हाँ, फुलकारी पंजाब की पहचान है। गहरे रंग के कपड़े पर चमकीले रेशमी धागों से की गई फूलों की कढ़ाई शॉल, दुपट्टों, चादरों पर दिखती हैं। इसके अलावा हाथ से बनी चमड़े की पंजाबी जूतियां जिन पर कढ़ाई होती है, वो भी बहुत मशहूर है। लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, ये सब यहाँ की पारंपरिक कलाएं हैं। और संगीत और नृत्य, इसके बिना तो पंजाब की कल्पना ही नहीं की जा सकती। भंगड़ा और गिद्दा। भंगड़ा तो अब सिर्फ पंजाब का नहीं रहा, दुनिया भर में जश्न का पर्याय बन गया है। सही बात है। मूल रूप से ये फसल कटाई का नृत्य था, लेकिन ढोल की जोशीली थाप पर इसके ऊर्जावान स्टेप्स किसी को भी नाचने पर मजबूर कर देते हैं। और गिद्दा महिलाओं का लोक नृत्य है, जिसमें वे घेरा बनाकर नाचती गाती हैं और बोलियां सुनाती हैं। सूफी संगीत की परंपरा भी बहुत गहरी है यहाँ। और आजकल का पंजाबी पॉप और हिप हॉप संगीत तो खैर दुनिया भर में छाया हुआ है। हाँ, वो तो है। खाने की बात कैसे न करें। सरसों दा साग, मक्की दी रोटी, बटर चिकन, उफ, नाम लेते ही भूख लग जाती है। हाँ, पंजाबी खाना मतलब स्वाद और समृद्धि का संगम। गेहूं आधारित रोटी, नान, पराठे मुख्य भोजन है। सर्दियों में सरसों दा साग और मक्की दी रोटी का तो जवाब नहीं। छोले भटूरे, दाल मखनी, तंदूरी चिकन, अमृतसरी कुलचे, पिंडी छोले, लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल। और हाँ, दूध, दही, घी, मक्खन का इस्तेमाल भरपूर होता है। और लस्सी, गर्मी में ठंडी लस्सी मिल जाए तो क्या कहने। हाँ, मीठी या नमकीन लस्सी, छाछ, गन्ने का रस, ये सब पंजाब के पसंदीदा पेय हैं। मिठाइयों में पिन्नी, पंजीरी, खीर, गाजर का हलवा, जलेबी बहुत पसंद की जाती हैं। और पराठे? अरे हाँ, पराठे। आलू, गोभी, प्याज, पनीर, शायद ही कोई ऐसी सब्जी हो जिसका पराठा पंजाब में ना बनता हो। खाने से ही जुड़ी है लंगर की परंपरा, जो सिख धर्म का अभिन्न अंग है। हाँ, ये बहुत ही प्रेरित करने वाली बात है। लंगर समानता और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। गुरुद्वारों में, खासकर स्वर्ण मंदिर में, रोजाना हजारों लोगों को बिना किसी जाति, धर्म या हैसियत के भेदभाव के एक साथ पंगत में बिठाकर सम्मानपूर्वक भोजन कराया जाता है। बिल्कुल। पंजाब की कुछ और खास पहचान, जैसे वो योद्धा परंपरा का जिक्र आता है, या सरहद पर होने वाली सेरेमनी। हाँ, योद्धा परंपरा का जिक्र जरूरी है। सिख समुदाय का भारतीय सेना में योगदान हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सीमा पर वाघा अटारी बॉर्डर पर रोज शाम होने वाली रिट्रीट सेरेमनी भी एक अनोखा आकर्षण है, बहुत लोग देखने जाते हैं। हाँ, मैंने देखा है, काफी जोश होता है वहाँ। जी। फिर पंजाबी शादियों का लंबा और धूमधाम वाला जश्न, सिख मार्शल आर्ट, गतका, पुरुषों का कुर्ता पजामा और पगड़ी, महिलाओं का सलवार कमीज और फूलकारी वाला दुपट्टा, और खालसा सिखों के 5 क, केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कछेरा, ये सब पंजाब की विशिष्ट पहचान के हिस्से हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो पंजाब हमेशा से भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता रहा है। और इसकी रीढ़ तो कृषि ही है ना? एग्रीकल्चर। बिल्कुल। इसे भारत का अन्न भंडार या रोटी की टोकरी यूं ही नहीं कहते। 1960 और 70 के दशक में जो हरित क्रांति आई, उसका केंद्र पंजाब ही था। उन्नत बीज, खाद, सिंचाई और मशीनों के इस्तेमाल से गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया, जिसने भारत को खाद्य आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब का रोल तो सबसे बड़ा था। जी, आज भी देश के केंद्रीय अनाज भंडार में गेहूं और चावल का बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब से ही आता है। राज्य की कुल आमदनी, जिसे ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड या GSVA कहते हैं, उसमें कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का हिस्सा करीब 25-26% है। कपास, गन्ना, फल, सब्जियां वगैरह भी उगाई जाती हैं। लेकिन इस हरित क्रांति की कीमत भी चुकानी पड़ी है ना? अब खेती में कई चुनौतियां भी आ रही हैं सुनने में। हाँ, ये हरित क्रांति का दूसरा पहलू है, या कहिए साइड इफेक्ट।
अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर मतलब ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। ये एक बड़ी चिंता है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत खराब हुई है, सॉइल हेल्थ बिगड़ी है। गेहूं चावल के फसली चक्र में किसान जैसे फंस गए हैं, जिससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फसल विविधीकरण नहीं हो पा रहा। और धान की कटाई के बाद पराली जलाने की समस्या, वो तो हर साल गंभीर वायु प्रदूषण का कारण बनती है, खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में। हाँ, वो तो हर साल सुनते हैं। तो अब टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फसल विविधीकरण की सख्त जरूरत है। खेती के अलावा उद्योग, इंडस्ट्रीज का क्या सीन है? लुधियाना का नाम तो कपड़ों और साइकिल के लिए सुना है। हाँ, पंजाब का औद्योगिक आधार भी काफी फैला हुआ है, डाइवर्सिफाइड है। लुधियाना हौजरी, ऊनी कपड़ों, साइकिल और ऑटो पार्ट्स के लिए जाना जाता है। इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अच्छा। जालंधर खेल के सामान के उत्पादन में दुनिया भर में मशहूर है। मंडी गोबिंदगढ़ को स्टील रोलिंग मिल्स के कारण इस्पात नगरी या स्टील सिटी कहते हैं। अच्छा। इनके अलावा फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग सामान, दवा उद्योग यानी फार्मास्यूटिकल्स भी महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं। और सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, ये तो अब हर जगह तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब में भी सेवा क्षेत्र का योगदान अब सबसे ज्यादा है। राज्य की आमदनी में करीब 50%। इसमें आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज शामिल हैं, जिसका केंद्र मोहाली चंडीगढ़ बन रहा है। इसके अलावा व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और फाइनेंशियल सर्विसेज भी अहम है। टूरिज्म में सबसे बड़ा आकर्षण तो स्वर्ण मंदिर ही होगा, जैसा आपने बताया। निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म यहाँ सबसे बड़ा है। स्वर्ण मंदिर दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब जैसे अन्य महत्वपूर्ण गुरुद्वारे भी हैं। ऐतिहासिक स्थल जैसे जलियांवाला बाग, वाघा बॉर्डर सेरेमनी, पुराने किले, ये भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और अब रूरल टूरिज्म और फार्म स्टे का चलन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा। बुनियादी ढांचे और शिक्षा की क्या स्थिति है? इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन। सुना है पंजाब में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब ने अच्छी प्रगति की है। यहाँ कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो साझा है, और खासकर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय यानी PAU लुधियाना। PAU का नाम तो बहुत सुना है जी, जिसका हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। IIT रोपड़ और NIT जालंधर जैसे अच्छे तकनीकी संस्थान भी हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हाँ। देखिए, मोहाली एक उभरता हुआ IT केंद्र है। कृषि तकनीक में PAU का काम तो महत्वपूर्ण रहा ही है। और ये जानना भी दिलचस्प है कि फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक नरिंदर सिंह कपानी पंजाब से ही थे। अरे वाह, ये नहीं पता था मुझे। और सड़कें, रेल, हवाई संपर्क, बुनियादी ढांचा कैसा है ओवरऑल? सड़क और रेल नेटवर्क काफी घना और विकसित है। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड वो यहीं से गुजरती है। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और लुधियाना, बठिंडा वगैरह में घरेलू हवाई अड्डे भी हैं। बिजली उत्पादन में सुधार हुआ है। अब सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछा है, जैसे भाखड़ा नहर प्रणाली। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, भूजल का अत्यधिक दोहन एक बड़ी चिंता बनी हुई है। वो पानी वाली समस्या गंभीर है। अब जरा राजनीति की बात करें। पंजाब का पॉलिटिकल लैंडस्केप काफी डायनामिक रहता है ना? काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। राज्य में 23 जिले हैं। 23वां मलेरकोटला बना था हाल में। विधानसभा में 117 सीटें हैं। वर्तमान में मतलब 2024 तक आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ। मुख्य राजनीतिक दल है कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल SAD, जो पारंपरिक रूप से सिख हितों और पंथक राजनीति से जुड़ा रहा है, भारतीय जनता पार्टी यानी BJP, और अब आम आदमी पार्टी यानी AP। वामपंथी दलों का भी कुछ क्षेत्रों में प्रभाव रहा है। और वो कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ की राजनीति में अक्सर छाए रहते हैं? कोर इश्यूज क्या हैं? देखिए, कृषि और किसानों से जुड़े मुद्दे तो हमेशा से केंद्र में रहे हैं। पिछले कुछ सालों में नशाखोरी, ड्रग अब्यूज एक बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक चुनौती बनकर उभरी है। बेरोजगारी, पड़ोसी राज्यों के साथ पानी का बंटवारा, सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद काफी पुराना है। केंद्र राज्य संबंध, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे, ये सब अहम हैं। और हाँ, पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती राज्य होने के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी हमेशा बनी रहती हैं।
पंजाब ने देश को हर क्षेत्र में कई महान हस्तियां दी हैं। कुछ नामों का जिक्र तो बनता ही है। अरे फहरिस्त तो बहुत लंबी है। स्वतंत्रता संग्राम में शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह, सिख गुरुओं का योगदान तो अमूल्य है ही। सेना में परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों, मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जुन सिंह। खेल में मिल्खा सिंह, उड़न सिख, अभिनव बिंद्रा, पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, युवराज सिंह, हरभजन सिंह। हाँ, स्पोर्ट्स में तो बहुत नाम है। जी। कला और साहित्य में अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, गुरदास मान, गुलजार साहब, आजकल दिलजीत दोसांझ। राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रकाश सिंह बादल। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता हरगोबिंद खुराना, नरेंद्र सिंह कपानी, जिनका जिक्र हमने किया। व्यापार में सुनील भारती मित्तल। वाकई हर क्षेत्र में पंजाब ने नेतृत्व दिया है। बिल्कुल। आखिर में पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, बॉर्डर स्टेट। इस सीमा का क्या महत्व और चुनौतियां हैं? देखिए, पंजाब की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये 1947 में सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा खींची गई थी और भारतीय पंजाब की तरफ से करीब 553 किलोमीटर लंबी है। ये दुनिया की सबसे संवेदनशील और भारी सुरक्षा वाली सीमाओं में से एक मानी जाती है। क्यों? इसकी वजह क्या है? कई वजह हैं। बंटवारे का दर्दनाक इतिहास, 1965 और 1971 के युद्ध, सीमा पार से आतंकवाद का लगातार खतरा, नशीले पदार्थों, हथियारों और जाली मुद्रा की तस्करी, और अतीत में अलगाववादी ताकतों को मिलने वाला बाहरी समर्थन। इन सब कारणों से यहाँ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की भारी तैनाती रहती है। सीमा पर रात में इतनी जबरदस्त रोशनी की गई है कि वो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। अच्छा। हाँ, और वाघा अटारी बॉर्डर पर रोज शाम होने वाली रिट्रीट सेरेमनी भी इसी सीमा का एक जाना माना पहलू है। लॉर्ड कर्जन ने कभी कहा था कि सीमाएं तलवार की धार की तरह होती हैं, जिन पर राष्ट्रों की शांति या युद्ध टिका होता है। पंजाब की सीमा इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है। रिजिलियंट और जिंदा दिल राज्य है। इसकी मिट्टी में इतिहास और हौसला दोनों कूट-कूट कर भरे हैं। बिल्कुल। इसकी समृद्ध संस्कृति, मेहनती लोग और रणनीतिक स्थिति इसकी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत गंभीर हैं। जैसा हमने बात की, खेती को टिकाऊ बनाना, गिरते भूजल स्तर को रोकना, मिट्टी की सेहत सुधारना, पराली का स्थायी समाधान खोजना, नशाखोरी की लानत से निपटना, युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर पैदा करना और कृषि से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था में विविधता लाना। सीमा सुरक्षा भी एक निरंतर चुनौती है। तो भविष्य को लेके क्या कहेंगे? फ्यूचर आउटलुक क्या लगता है? संभावनाएं तो अपार लगती हैं। पंजाब में क्षमता बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। जरूरत है सही नीतियों की, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की और अपनी सांस्कृतिक और मानवीय पूंजी का सही इस्तेमाल करने की। तकनीक को अपनाना, चाहे वो खेती में हो या उद्योग में, बहुत महत्वपूर्ण होगा। पंजाब का भविष्य न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए मायने रखता है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो या राष्ट्रीय सुरक्षा। तो सार ये है कि पंजाब की कहानी कई परतों वाली है, उतार चढ़ाव से भरी पर उम्मीदों से भी लबरेज है। इसकी मिट्टी ने इतिहास बनाया है और इसके लोग आज भी दुनिया भर में अपनी मेहनत और दिलेरी का परचम लहरा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है, पंजाब ने अक्सर मुश्किल वक्त में भारत को राह दिखाई है, चाहे वो हरित क्रांति हो या देश की रक्षा। आज जब ये राज्य खुद कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, तो क्या ये अपनी उसी पुरानी क्षमता और जुझारूपन से इन मुश्किलों से पार पा सकेगा? भविष्य में पंजाब भारत की कहानी में कौन सा नया अध्याय लिखेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussion, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय हिंद।